हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति एंड वेलकम टू द चैनल एएस अब इनिशियल क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके सेक्शन 22 से आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन एन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट। कब ओरल एडमिशंस रिलेवेंट माने जाएंगे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में? Oral admissions as to the content of a document are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question. तो जनरल रूल तो ये कहता है कि ओरल एडमिशन है वो रिलेवेंट नहीं माने जाएंगे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में, अनलेस एंड अनटिल, जब तक नहीं माने जाएंगे जब तक वो पार्टी जो ओरल एडमिशन देना चाहती है वो ये प्रूफ न कर दे कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है, और या फिर जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है उसकी जेन्युइननेस पे कोई क्वेश्चन ना उठे, तब तक ओरल एडमिशन आपका रिलेवेंट नहीं माना जाएगा कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई कोर्ट में डॉक्यूमेंट है जिसका प्रस्तुत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो डिफेंडेंट के पास ही है, तो अब प्लेंटिफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ से लेकर आए? तो वो ये बोल सकता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को ला सके तो लाइए, नहीं तो फिर मैं सेकेंडरी एविडेंस देता हूँ ओरल एडमिशन के तौर पे। तो इस तरीके से सेकेंडरी एविडेंस रिलेवेंट मान लिया जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 22A के बारे में। व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट। ओरल एडमिशन कब रिलेवेंट माना जाए कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पर? तो ओरल एडमिशन as to the content of electronic records are not relevant unless the genuineness of the electronic record produced is in question. इसका मतलब ये है कि जनरल रूल तो ये कहता है कि ओरल एडमिशन रिलेवेंट नहीं माना जाएगा आपका कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि जो रिकॉर्ड है उसकी जेन्युइननेस पे कोई क्वेश्चन ना उठे। अगर उसकी जेन्युइननेस पे कोई क्वेश्चन उठता है तब आप ओरल एडमिशन दे सकते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस की क्यों नहीं बात करी गई? यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस की इसलिए बात नहीं करी क्योंकि आप रिकॉर्ड का क्या ही सेकेंडरी एविडेंस लेकर आओगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इटसेल्फ, तो वो सेकेंडरी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 23 के बारे में। एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। एडमिशन है वो सिविल केसेस में कब रिलेवेंट माना जाएगा? इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलेवेंट if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. इसका मतलब है कि सिविल केसेस में एडमिशन रिलेवेंट नहीं होगा अगर उसको एक्सप्रेस कंडीशन के तौर पे उस एविडेंस को लाया जा रहा है, तो फिर एडमिशन रिलेवेंट नहीं होगा, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में नहीं होगा जिसमें जो पार्टीज हैं वो एक साथ मान गई हैं कि हम इस मुद्दे पे एविडेंस नहीं देंगे, तो ऐसे केस में एडमिशन को सिविल केस में रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जाम any barrister, pleader, attorney or वकील from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126. इसका मतलब है कि इस सेक्शन में लिखी कोई भी बात प्लीडर को, बैरिस्टर को, अटॉर्नी को, वकील को बाध्य नहीं करती है कि वो एविडेंस ना दे उस मैटर पे जिस पे कोर्ट उसको कंपेयर कर सकती है सेक्शन 126 में कि वो एविडेंस प्रस्तुत करे। इतना समझ में आया आपको? अब बात करते हैं हम सेक्शन 24 के बारे में। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो कन्फेशन है वो दिया गया है इंड्यूसमेंट में, थ्रेट में या प्रॉमिस में, वो इररिलेवेंट कब हो जाते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में? अ कन्फेशन made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having inference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him
reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him. अगर कोई पर्सन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस के आधार पर कन्फेशन करता है तो फिर वो इररिलेवेंट माना जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, और अगर तब इररिलेवेंट माना जाएगा कि उस कन्फेशन के पीछे पर्सन है जो एक्यूज्ड है उसके पास सफिशिएंट रीजन है, सफिशिएंट ग्राउंड है कि अगर वो कन्फेशन कर देता है तो उसको कोई बेनिफिट मिलेगा या फिर जो उसके ऊपर इविल प्रक्रिया होने वाली है उससे वो बच सकता है। अगर कोर्ट ऐसा ओपिनियन रखती है तो फिर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस के आधार पर उसने कोई भी कन्फेशन दिया हो और इन सब ग्राउंड्स के आधार पर उसने कोई भी कन्फेशन दिया हो तो वो सारे कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 के बारे में। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जाएगा वो प्रूफ नहीं माना जाएगा। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर shall be proved as against a person caused of any office. No confession made to a police officer shall be deemed as against a person accused of any offense. मतलब कोई भी पर्सन जो किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड है उस पर्सन के अगेंस्ट जो कन्फेशन उसने पुलिस ऑफिसर के सामने दिया है वो प्रूफ नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 26 के बारे में। कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन he is in the custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person। मतलब अगर वो पर्सन जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस में वो कन्फेशन करता है पुलिस ऑफिसर के अलावा भी किसी से तो वो भी कन्फेशन आपका इररिलेवेंट होगा। तब तक होगा जब तक वो कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में ना किया गया हो। अगर किसी मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में वो कन्फेशन किया गया होगा तो फिर वो रिलेवेंट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है इन दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ अ विलेज डिस्चार्जिंग मजिस्ट्रियल फंक्शंस इन द प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट St. George or elsewhere unless such headman is a magistrate exercising the powers of a magistrate under the Code of Criminal Procedure 1882। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट की बात करी गई है वो वही मजिस्ट्रेट माना जाएगा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो डेफिनेशन दी है उसी डेफिनेशन के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट आते हैं वही मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो पर्सन एक्यूज्ड कन्फेशन करता है तो वो रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो कि हमने क्या क्या बात करी सेक्शन 22 में, 22A में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो यार, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन 27 के साथ हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।